Okay, so first of all, today, economic capital framework. Economic capital framework. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है अराउंड 2018-19, जिसमें ये फ्रेमवर्क क्या सजेस्ट करता है दैट जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आरबीआई, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा जो उनको नेसेसरली चाहिए रहेगा वर्किंग के लिए, ऑपरेशंस संभालने के लिए, ठीक है, या किसी वेलफेयर स्कीम के अंडर किसी को ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कुछ इकोनॉमिक कैपिटल अपना संभाल के बाकी प्रॉफिट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसे नाम दिया गया इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का। ठीक है, चलो 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, शायद अभी कुछ बच्चे लेट आएंगे। हाँ जी, वो कुछ टॉपिक्स में डिस्क्रिपेंसीज थी तो कल मैं नोट्स नहीं अपलोड कर पाया, आज अपलोड करवा दी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ हम सैटरडे को क्लास रखें करंट अफेयर्स का, चलेगा? आपका सी सेट का क्लास 1 बजे रहता है ना? यस, तो अगर हम करंट अफेयर का क्लास रखें अराउंड 10:30 to 12:30, चलेगा? सारे बोलो। ठीक है, थोड़ा मेरा भी तो फ्राइडे होता है ना? आज मैं जल्दी आ गया था, कल ट्यूसडे था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑल राइट, सो इकोनॉमिक, नहीं नहीं, आज कोई मोटिवेशन ही नहीं है कल के लिए लेट होने की। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? राइट टू इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, गुड गुड, ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज। सारी क्लास कॉमन ग्राउंड्स पे आ गई है। ठीक है, चलिए, सो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या कहता है दैट जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वेदर आरबीआई, वेदर सेबी, वेदर आईआरडीए, ठीक है, या एएमएफआई, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो अपने लिए जो नेसेसरी उनको कुछ कैपिटल चाहिए रहेगा, चाहे वर्किंग कैपिटल के रूप में, चाहे फिक्स्ड कैपिटल के रूप में, या तो अब उन्हें ऑपरेशंस के लिए कोई पैसा चाहिए, या वर्किंग को संभालने के लिए कोई पैसा चाहिए, या किसी को कोई ग्रांट प्रोवाइड करनी है, कोई वेलफेयर स्कीम का पैसा, तो जो भी उन्हें नेसेसरी कैपिटल चाहिए होगा वो अपने पास रखेंगे, उसके ओवर एंड अबव जितना भी प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रेगुलेटर बॉडी है जो कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के प्रॉफिट्स में, वो आरबीआई खुद है। ठीक है, तो अगर हम 2023-24 की बात करें, 2023-24, आरबीआई ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट गवर्नमेंट को
ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, एक्चुअली ये फंडा क्यों शुरू हुआ, जब 2018 में लगभग 74,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, और जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया ना तो उसका नाम दे दिया डिविडेंड, दैट आरबीआई इज ट्रांसफरिंग डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होता है डिविडेंड, कौन बताएगा? डिविडेंड 1 2 3 बाकी आप अपने अपने घर के चश्मो चिराग हो। ठीक है, आपके घर वालों से आपको थोड़ी आस है तो उनकी आस को खराब मत करना, नंबर ले लेना, पढ़ लेना। डिविडेंड अगर नहीं है याद तो गलत बात, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, दोज हु हैव अटेंडेड ऑल द इकोनॉमिक स्टैटिक पोर्शन क्लासेस। डिविडेंड था द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर्स, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ अर्थशास्त्री थे या कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, उन्होंने शोर मचाया कि सर डिविडेंड तो मिलता है शेयर होल्डर्स को, ठीक, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की शेयर होल्डर है? नो। एंड क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डर में तो तभी आएगी कि जब आरबीआई शेयर बेच रहा होगा, आरबीआई शेयर भी नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई को बोलते हैं कि एक क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करो, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का नाम दो इसको। तो तब ये टर्म पैदा हुई, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, दैट कोई भी रेगुलेटरी बॉडी प्रॉफिट या डिविडेंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट को इफ़ दे फील दैट कि हमें ये प्रॉफिट या हमें ये अमाउंट नहीं चाहिए, या अच्छा ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो था लगभग 2.58 लाख करोड़ का। ठीक है, तो लगभग 5 लाख करोड़ का, सॉरी 50,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है आरबीआई ने अपने पास रखा, उसको लगा हमें वर्किंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए चाहिए रहेगा, बाकी जो ओवर एंड अबव प्रॉफिट था वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अगर वैसे जनरली पूछ लिया जाए हु इज़ द ऑनर ऑफ आरबीआई, मालिक कौन है आरबीआई का, तो क्या नाम आएगा? हाँ जी, इफ जनरल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज द ऑनर ऑफ आरबीआई, तो आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और ये आरबीआई एक्ट 1934 बोलता है कि जो पेरेंट बॉडी है आरबीआई की वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफ़र किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, नाउ यहाँ पर जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उसमें हमने कहा कि 2023-24 में आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए। अब इसमें एक दो लाइंस लिख लीजिए कि ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें लिखिए इट वाज recommended by बिमल जालान कमेटी। It was recommended by बिमल जालान कमेटी। ठीक है, बिमल जालान कमेटी के नाम से एक कमेटी एस्टैब्लिश किया गया जब ओपोजिशन ने या कुछ अर्थशास्त्रियों ने एलिगेशन लगाया गवर्नमेंट पे, वो डिविडेंड वाला केस वाला। तो गवर्नमेंट के पास एक सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है कि अगर कोई भी नया कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम, कोई भी नया फ्रेमवर्क लॉन्च करना है तो उससे पहले एक कमेटी एस्टैब्लिश किया जाएगा जो उसके पायलट सर्वे करके देखेंगे कि क्या ये फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें बिमल जालान कमेटी। ठीक है, अब इसमें लिखिए as per the provision of section 47, as per the provision of section 47 of RBI Act 1934, as per the provision of section 47 of RBI Act 1934,
RBI has to keep a contingent risk buffer. RBI has to keep a contingent risk buffer. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये वही नेसेसरी वर्किंग और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे जो आरबीआई को लगेगा कि हमें अपने पास संभाल के रखना है इतना अमाउंट. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. ये कंटेंजेंट रिस्क बफर क्या है? द नेसेसरी वर्किंग कैपिटल. जो एक नेसेसरी वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा आरबीआई को, उसे हम कहेंगे कंटेंजेंट रिस्क बफर. ठीक है. सो as per the provision of section 47 of RBI Act 1934, RBI has to keep a contingent risk buffer and transferring the over and above profits to Ministry of Finance. ठीक है. जो लेट आए हैं आप में से, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. हमने पहला करंट अफेयर शुरू किया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये हमने 2018-19 में अपनाया, जिसमें ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया बाय बिमल जालान कमेटी. बिमल जालान कमेटी ने क्या कहा कि आरबीआई को एक कंटेंजेंट रिस्क बफर रखना है, कुछ वर्किंग कैपिटल का पैसा अपने पास रखना है, उसके ओवर एंड अबव जितना भी प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें 2023-24 में आरबीआई ट्रांसफ़र कर रहा है 2.11 लाख करोड़ टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्लियर? ठीक है. देन अच्छा, ये कंटेंजेंट रिस्क बफर है कितना? इट इज 6.5%. कंटेंजेंट रिस्क बफर कितना है? यह है 6.5% ऑफ द एग्रीगेट प्रॉफिट्स. %6.5% ऑफ द एग्रीगेट प्रॉफिट्स. अगर इससे ज़्यादा भी उन्हें प्रॉफिट को कंटिजेंसी बफर में रखना है, ठीक है, तो वो जस्ट एक से ऑर्डिनेंस पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बता देंगे कि हाँ जी हमें इस बार थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. बट जो एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कंटिजेंसी बफर का, दैट इज 6.5% ऑफ द एग्रीगेट प्रॉफिट्स. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव 50 years of microfinance sector. 60 years of microfinance sectors. ठीक है. व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? बताया था इसका मीनिंग. माइक्रो फाइनेंस में जब आप लेस देन 10,000 अमाउंट का लोन प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटिटी को, हम उसे माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी में रखते हैं. अब कोई वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, कोई एनबीएफसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल एजेंसी प्रोवाइड कर रही है, वो अपने आप को माइक्रो फाइनेंस एजेंसी बोल देगी. ठीक है. 50 ईयर्स हो गए हैं. 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. 1974 में जब इसे एस्टैब्लिश किया गया था तो कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी? सेवा के नाम से, SEWA. सेवा के नाम से इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन. सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन. ठीक है. तो ये एस्टैब्लिश किया गया था एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, जस्ट लाइक अ किट्टी पार्टी. ठीक है. 10 वुमेन वर्किंग वुमेन है, एम्प्लॉयड है. ठीक है, वो हर महीने 2500 रुपये
इकट्ठे करती हैं, 25,000 रुपये इकट्ठा होता है, 1,000-2,000 रुपये किट्टी पार्टी का खर्चा आता है, और जो सबसे नीडी वुमेन होती है उसको 23,000 रुपीज़ मिल जाते हैं कि ले बहन इस्तेमाल कर। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत ना हो तो लॉटरी सिस्टम से वो काम करते हैं। ठीक है, वो एक कटोरी में 10 नाम डालेंगे, जिसका नाम आ गया उसको किट्टी पार्टी का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है वो एक सेपरेट थिंग है, बट इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब जब वो माइक्रो फाइनेंस में आ जाएंगे, ठीक है, लेस देन 10,000 रुपीज़ के फाइनेंस में आ जाएंगे, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कीम्स टू लिंकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद बैंक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकिंग प्रोग्राम बोलते हैं इसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकिंग प्रोग्राम इसको कहा जाता है। ठीक है, SHGBL भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा आ सकता है, SHGBL प्रोग्राम या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकिंग प्रोग्राम। नाउ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जब बैंक्स के साथ लिंकिंग होगा और वो माइक्रो फाइनेंस में चले जाएंगे, ठीक है, तो RBI तो इनको एक सुपरवाइजरी तरीके से मैनेज करेगा, बट जो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मैनेज करेगा वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी नाबार्ड को, वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी नाबार्ड। ठीक है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो संभालेगा वो नाबार्ड संभालेगा। ठीक है, नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ? 1982। ठीक है, नाउ इसके कुछ फेजेस हैं कि नाबार्ड ने कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक लिंकिंग प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया। सबसे पहले फेज 1 है ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से हम जानते हैं कौन से रिफॉर्म्स को? LPG रिफॉर्म्स को ही जानते हैं, और इनका टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम 1991 टू 2000। ठीक है, कई बार ना मैच द कॉलम का भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कब आए, कब तक चले, सेकंड जन रिफॉर्म्स, थर्ड जन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नाम ही इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि ये इंडिया में पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, जहाँ इंडिया के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। जैसा हमने क्लास में भी पढ़ा था कि 1991 में हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा सोशलिस्टिक ग्राउंड्स का स्ट्रक्चर था, हम ज़्यादा टिल्ट फिर कर गए मिक्स्ड और कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ, और हमारा जो ज़्यादा स्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर था, या जिसे हम SOE बोलते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर था। हम ज़्यादा लिबरल प्राइवेट सेक्टर में चले गए। तो पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की गई। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में नाबार्ड कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करता है, उसमें एक लाइन लिख लीजिए। इन द फेज वन NABARD acted as a catalyst. In the phase 1, NABARD acted as a catalyst. NABARD acted as a catalyst, and RBI acted as supervisory body, and RBI acted as supervisory bodies and allowed self-help groups SHGs in priority sector lending. Allowed SHGs in priority sector lending. तो पहली बार फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आने पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट बनाया। ठीक है,
in the phase 1 of self help group बैंक लिंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, यस सर। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्या कहते हैं कि अगर एक साइड कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया बैंक में लोन लेने के लिए, ठीक है, से अंबानी जी आए लोन लेने के लिए, और एक साइड ये सेवा जो हमने एसोसिएशन पढ़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, अगर सेवा ग्रुप का कोई मेंबर आया लोन लेने के लिए तो प्रायोरिटी किसे मिलेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों। ठीक है, तो पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट बनाया अंडर फेज 1। देन फेज 2 अगेन सेकेंड जनरेशन, अब रिफॉर्म्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, फेज 2 सेकेंड जन रिफॉर्म्स, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 2005 टू 2012 के आसपास का रहता है। ठीक है, इन द 2005 हमें नरेगा मिलता है, नरेग्स, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेग्स मिलता है। ठीक है, बाद में लेटर ऑन इसको एमजी नरेगा एक एक्ट के तहत एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले NREGS आता है। अब गवर्नमेंट का जो फोकस है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने मेजर इंडस्ट्रीज संभलवा दिए प्राइवेट सेक्टर को, कोर इंडस्ट्रीज अपने पास रखे, तो अब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए अपने टाइम को डिवोट कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए क्या कहा कि अब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहेगा इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को बहुत ही थॉरली एस्टैब्लिश किया, इसलिए हम इसको सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में लिखते हैं। इस टाइम पीरियड में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक किया गया, इसमें लिखिए अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट from targeting individuals to group oriented lending processes, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं या क्या ये प्रोग्राम बोल रहा है कि हम जब पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखते थे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो हम टारगेट कर रहे हैं, वो ठीक बात है। इसमें कौन लोन लेने आया है या कौन सा मेंबर लोन लेने आया है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता था। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल को टारगेट करते थे इन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में हमने इंडिविजुअल टारगेट को छोड़ा और हम दोबारा शिफ्ट हुए ग्रुप लैंडिंग में। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कहते सर सोशल इनइक्वालिटी, या एक और अच्छा नाम दे सकते हो आप, सोशल ड्यूअलिज्म क्रिएट हो रहा था। ठीक है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच हैव मेंबर्स ऑफ मार्जिनल सेक्शन, उनको ज़्यादा और प्रायोरिटी मिल जाती थी rather than the self-help groups which have non-marginal section society members। तो कहते हैं हमने इस प्रोसेस में नहीं जाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेने आया है उसको ग्रुप ही मान के लैंडिंग प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मार्क नहीं करना। तो ये सेकेंड फेज में आया। नाउ थर्ड फेज, में वी हैव 14 to 24, थर्ड फेज ऑफ रिफॉर्म्स, थर्ड जन रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हमने डिजिटाइजेशन को भी साथ में प्रमोट किया। तो यहाँ पे हमने फेज 3 रिफॉर्म्स का नाम दिया इसको। फेज 3 में अब नाबार्ड प्रेजेंटली क्या वर्किंग कर रहा है, इसमें लिखिए विद द लॉन्च ऑफ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
with the launch of दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डे, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए ये कब लॉन्च हुआ, 11 में, ये 11 में लॉन्च होता है, 2011 में ये लॉन्च होता है। तो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डे NRLM, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स linked with microfinance agencies and banks in such a manner that SHGs can dedicatedly ask for any kind of technical, financial and architectural expertise from the bank's manpower, ठीक है। अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वर्किंग कर रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल किसी गांव में या किसी ब्लॉक में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया वुमेन पार्ट सोसाइटी ने, कि उन्होंने कहा कि वो वुमेन जो कि टेलरिंग का काम जानते हैं, हम इनको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत MSME या एक माइक्रो इंडस्ट्री या एक विलेज इंडस्ट्री या एक कॉटेज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके देंगे और इनसे हम सूट स्टिचिंग या सम कुछ क्लोथ स्टिचिंग का काम करवाएंगे और इनके प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे ताकि इनको लाइवलीहुड जनरेट होना शुरू हो। तो जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, उनको बैंक्स के साथ कुछ इस तरीके से लिंक किया गया कि अगर उन्हें कभी भी किसी तरीके से टेक्निकल या फाइनेंशियल या आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हुई तो वो बैंक के पर्सोनल से मांग सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, थर्ड फेज में ही रिमूवल ऑफ कैपिटल सब्सिडी and shift to interest subsidy. Removal of capital subsidy and shift to interest subsidy. गवर्नमेंट पहले कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अब यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी कौन सी है? यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी है लोन वेवर स्कीम का, यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी वो नहीं है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि तुम कोई मशीन खरीदोगे तो उसका सब्सिडी मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी का मतलब है बैंक लिंकिंग प्रोग्राम में कि आपको कोई लोन अमाउंट पर वेवर मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते ये नहीं करेंगे हम कि अब आपको कोई लोन वेवर प्रोग्राम में लोन वेव करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका ईयरली या मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट बनता है वहाँ आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर PM मुद्रा योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने आप को, या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप
जो एक दूसरे मेंबर का हेल्प कर रहे हैं इन फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो अपने आप को पीएम मुद्रा योजना के तहत भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये एक नेशनल हॉलिस्टिक प्रोग्राम है जो माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था अगेन इन 2014-15 पीएम मुद्रा। ठीक है, तो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर या सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है किसी बैंक से और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है, और बैंक को भी लॉस हो रहा है, बैंक के एनपीए हो रहे हैं, तो वो बैंक आगे उस माइक्रो यूनिट का लोन का रीफाइनेंस करवा सकता है किसी दूसरी माइक्रो फाइनेंस एजेंसी से। ऐसा एक प्रोग्राम मुद्रा योजना के तहत लॉन्च किया गया। क्लियर? सो ये थर्ड फेज का कौन से वाला पार्ट? माइक्रो फाइनेंसिंग तो चल ही रही है, वो तो हमने पढ़ा कि जी 1992 से नाबार्ड उनको प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पीएम मुद्रा योजना के तहत अपने लोन को रीफाइनेंस करवा सकते हैं, ये पॉइंट आउट कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, सो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बैंक लिंकिंग हुआ। ठीक है, तो शायद अगेन एनिवर्सरी क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 ईयर्स सेलिब्रेट किए सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने, तो माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज के मामले में भी पीएम मुद्रा योजना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से इसमें वर्किंग हो रहा है, नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये मेंस के लिए था सारा। अगर 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का आपको सवाल आ जाता है दैट माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज को गवर्नमेंट कैसे फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, या कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये आप सारे फेजेस में मेंशन करके आएंगे। अगर इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो इनको पहले ये बताना होगा कि हमारा वर्किंग मॉडल क्या है। हम इनको नॉर्मली नोटरी में जाना है, उनका अपना नोटरी में जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। हाँ जी, ठीक है, एक तहसीलदार को ये पावर प्रोवाइड किए गए हैं कि वो एसएचजी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक्ट वाला पंगा ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा कि हाँ जी पहले इनकी वर्किंग देखनी पड़ेगी कि ये फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो फिर आरबीआई के पास पहुंचो, आरबीआई आगे नाबार्ड को बोलेगा, नाबार्ड आगे किसी अर्बन कोऑपरेटिव को बोलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता काम। तो सीधा डायरेक्टली तहसीलदार को बोल दिया कि ठीक है भाई तुम इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर इनका बिल्कुल, वो इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको कितनी किट्टी पार्टियां रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, तो वो फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, हमने कहा नरेगा का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमने कहा कि फेज सेकंड जनरेशन जो रिफॉर्म्स हैं फेज 2 के, क्यों उनको सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स नाम दिया गया? क्योंकि वहाँ पे हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स को सेकंड जनरेशन नाम क्यों दिया वो बताया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे लिंक हो रहे हैं उसमें हमने दूसरा पॉइंट किया कि वहाँ पे वो क्या पॉइंट था? यस, तो उनको इंडिविजुअल लैंडिंग से निकाल के हमने ग्रुप लैंडिंग में रखा। ठीक है, वो तो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कि वाई दी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव आरबीआई का इंटीग्रेटेड अम्बर्समैन स्कीम। आरबीआई का इंटीग्रेटेड अम्बर्समैन
स्कीम, ठीक है। आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज लेना है बैंक के एम्प्लॉयज से, ठीक है। आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज में क्या आएगा कि से फॉर एग्जांपल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना एक फैक्ट्री या एक अपना शॉप लेआउट का नक्शा बनवाना चाहते हैं कि हमने 10 लेडीज़ को हायर करना है कि वो वहाँ पे टेलरिंग का काम करेंगे, स्टिचिंग का काम करेंगे। तो वो शॉप का लेआउट कैसे होगा, ठीक है, कहाँ मशीनरी एस्टैब्लिश की जाएगी, कैसे सिटिंग प्लान होगा, उसका आर्किटेक्चर, ठीक है। अब किसी आर्किटेक्चर के पास किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, वो तो कहेगा जी लाओ नक्शा बनाना है, 5,000 रुपये तो 10,000 रुपये दो, ठीक है। तो उनको वो कॉस्ट ना झेलनी पड़े, इसलिए वो बैंक पीपल को बोलेंगे कि आप हमें एक्सपर्टीज प्रोवाइड कीजिए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आरबीआई का इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम। क्या होता है अम्बर्समेंट? जी जी जी, बिल्कुल। तो अम्बर्समेंट का नाम क्यों दिया गया इसे? अम्बर्समेंट एक वर्ड जो लैटिन वर्ड भाषा का वर्ड है, वो कह रहा है कि जो एक, जैसे कि हम ट्रिब्यूनल वर्ड का यूज़ करते हैं कि डेडिकेटेड कोर्ट्स, वैसे अम्बर्समेंट एक डेडिकेटेड कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में हर एरिया में अम्बर्समैन एस्टैब्लिश होते हैं, वेदर इंश्योरेंस अम्बर्समैन, वेदर बैंकिंग अम्बर्समैन, ठीक है। बैंकिंग अम्बर्समैन शुरू होते हैं इंडिया में 2006 में, ठीक है। अब हुआ क्या, जब 2006 में बैंकिंग अम्बर्समैन शुरू हुए तो है क्या ये डेडिकेटेड कंप्लेंट, डेडिकेटेड कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस या कमिटीज़ कह लीजिए इनको, डेडिकेटेड कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल कमिटीज़ हैं ये। कौन से कस्टमर? अगर बैंकिंग अम्बर्समेंट की बात हो रही है तो सिर्फ बैंक के कस्टमर, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप चेक से कैश विड्रॉ करवाने जा रहे हैं, ठीक है, आपने अमाउंट फिल कर दिया से 10,000, नाउ इट इज़ अप टू द विल ऑफ द कस्टमर कि वो किस नोट्स में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर मैं कहूँ कि सर मुझे तो 100 फेस वैल्यू का नोट और 100 नोट्स दे दो, 10,000 रुपये मेरे पूरे हो जाएं, ठीक है, तो ये बाउंड हो जाएगा कैशियर कि वो मुझे 100 के करेंसी में ही पेमेंट करे। या मैं उसको बोलूँ कि भाई मेरे को तो 500 के 20 नोट्स दे दे, या मैं बोलूँ 2,000, चलो अब 2,000 का नहीं चल रहा, चलो 2,000 का चल रहा था जब, तो 2,000 के 5 नोट दे दे। तो इट इज़ अप टू द विल ऑफ द कस्टमर कि वो कैसे कैश विड्रॉ करना चाहता है। मान लो कैशियर अटक जाए, ठीक है, कि नहीं मैं तो जी आपको से 50-50 के नोट दूंगा, ठीक है, तो मैं ये कंप्लेंट कहाँ फाइल करूँ? उसके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिया बैंकिंग अम्बर्समैन, ठीक है। अब ये तो था ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे हमने इंटरनेट बैंकिंग लाया, बाद में हम धीरे धीरे अब मोबाइल बैंकिंग में आ गए। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा था बैंकिंग एक्टिविटीज़ का, तो एक इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम की ज़रूरत थी, जहाँ पे हर टाइप का कस्टमर, वेदर ट्रेडिशनल कस्टमर, वेदर मॉडर्न कस्टमर, या हर टाइप का अकाउंट, चाहे करंट अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट, चाहे एफडी अकाउंट, चाहे आरडी अकाउंट, या किसी भी तरह का बैंक का एक्टिविटी, चाहे डिपॉजिट्स के केस में, चाहे लोन के केस में, तो एक इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम लाया गया, ठीक है। तो इसमें लिखिए, विद द लॉन्च ऑफ दिस इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम, with the launch of integrated disbursement scheme in 2021, in 2021 the previous three disbursement schemes, the previous three disbursement schemes integrated in it, integrated in it, ठीक है। तो 2021 में जब ये इंटीग्रेटेड डिसबर्समेंट स्कीम आता है
तो इससे पहले 3 सेपरेट अम्बर्ट्समेंट स्कीम्स चल रहे थे। सबसे पहला जो मैंने आपको ये बताया, बैंकिंग अम्बर्ट्समेंट 2006। सेकंड लिखिए, सेकंड अम्बर्ट्समेंट स्कीम फॉर एनबीएफसीज, अम्बर्ट्समेंट स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018 and ombudsman scheme for digital transactions, ombudsman scheme for digital transactions 2019। ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल कोई एनबीएफसी है जो कि ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर आपने कुछ नाम सुना हो तो जैसे पे लेटर के स्कीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अमेज़ॉन का पे लेटर है, फ्लिपकार्ट का पे लेटर है, ठीक है, या एक मोबीक्विक के नाम से एक कंपनी है। तो ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, मैंने इनसे डिजिटल लोन लिया। अब मेरा इनके साथ कोई इशू है तो वो मैं कहाँ अप्लाई करूँ? क्या वो अम्बर्ट्समेंट फॉर एनबीएफसी में अप्लाई करूँ या अम्बर्ट्समेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन में अप्लाई करूँ? ठीक है, तो वो एक दिक्कत ना हो कस्टमर को, तो 2021 में इन सारी प्रीवियस तीनों अम्बर्ट्समेंट स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक कंपाइल्ड फॉर्म में नया अम्बर्ट्समेंट स्कीम लॉन्च किया गया, आरबीआई का इंटीग्रेटेड अम्बर्ट्समेंट स्कीम 2021। अब इसमें करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर लिख लीजिए। इन 2023 all the commercial banks, NBFCs, all the commercial banks, NBFCs, urban cooperatives and PACS PACS, Primary Agriculture Cooperative Society, and PACS along with credit information companies, were made mandatory to register under this scheme, ठीक है। और एक और साथ में लाइन लिख लीजिएगा, all the banks which are उन बैंक्स का क्या नाम रखा था जो 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा वाले थे? DSIB, yes. All the banks which are under DSIB, that is domestically systematic important banks. All the banks which are under DSIB, ठीक है, जो 3 है हमारे पास, SBI है, HDFC है एंड ICICI है, ठीक है। जिनको नहीं पता DSIB क्या होते हैं, DSIB वो बैंक्स को कहा जाएगा जिनका नेटवर्थ जो है वो 2% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा है, जीडीपी का 2% से भी ज़्यादा है उनका नेटवर्थ, ठीक है। अगर प्रेजेंटली इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, ठीक है, तो इसका मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का उनका नेटवर्थ है,
ठीक है, जिसमें SBI आ रहा है, ICICI बैंक आ रहा है एंड HDFC बैंक आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, ऑल द बैंक्स विच आर अंडर DSIB will be treated as SRO, self-regulatory organizations, under this scheme, self-regulatory organizations under this scheme। तो वो बैंक्स जो DSIB बैंक्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट रहता है, ठीक है, तो वो अपने बैंक के अंडर खुद अम्बर्समेंट कमेटी क्रिएट कर सकते हैं, उनको ये एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस वालों नहीं, वो बैंकिंग अम्बर्समेंट का इंटीग्रेटेड है, सिर्फ इंश्योरेंस का इंटीग्रेटेड स्कीम नहीं है अभी तक। ये हम बैंकिंग अम्बर्समेंट को इंटीग्रेट किया। ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं हमारे पास, DSIC बोलते हैं उनको, पर उनके लिए इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बैंक का है सिर्फ। तो जो DSIB हैं वो ऑटोनॉमी में है कि वो मैंडेटरी नहीं है, उनको इस स्कीम में अपने अलग अम्बर्समेंट कमेटी बना सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन पोर्टल भी इनको डेवलप करना होगा। ठीक है, और इनको अब जहाँ भी इनका हेडक्वार्टर है, से मान लीजिए SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, तो इनको मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ एस्टैब्लिश करना होगा एक ट्रिब्यूनल जहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग होगा। ठीक है, अब मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट तो फाइल कर दिया, पर मेरा केस का हियरिंग कहीं तो होना चाहिए, पोर्टल तो एस्टैब्लिश करना होगा, बिल्कुल SBI अम्बर्समेंट के नाम से पोर्टल। जी, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स। ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है जी, सुना है ये वर्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स करंट अफेयर में, अगर या नॉर्मली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हुए। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या हैं, एक ऐसा थर्ड पार्टी कंपनी या एक ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपको पेमेंट करने में हेल्प कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेटीएम। ठीक है, फर्स्ट पार्टी कौन, मैं खुद। सेकंड पार्टी कौन, जिस बैंक के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, से मेरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है, तो वो मेरे लिए सेकंड पार्टी। थर्ड पार्टी, जिस पेमेंट ऐप के थ्रू मैं पेमेंट इनिशिएट कर रहा हूँ, उसको क्या नाम दे दिया गया, पेमेंट एग्रीगेटर का नाम दिया गया। ठीक है, अब इनके लिए कुछ नॉर्म्स जारी किए हैं RBI ने कि आपको कैसे वर्किंग करना है। एक्चुअली ये क्यों हुआ, मेन ये फंडा शुरू कब हुआ, 2017 में जैसे ही GST आता है, ठीक है, और उससे पहले 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता है, तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा पुश मिल गया। ठीक है, और 2017 में गवर्नमेंट लॉन्च कर देते हैं UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, जिसके चलते पेमेंट एग्रीगेटर्स का रोल बढ़ गया। ठीक है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे, ये सारी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब 2020 में गवर्नमेंट ने खुद प्रमोट किया फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस ट्रांजैक्शंस को।
तो अगेन इनका रोल इकोनॉमी में और ज़्यादा बढ़ गया। बट 2020 में 22 में सॉरी एक इशू देखने को मिला कि पेटीएम की तरफ से डेटा कस्टमर्स का लीक हो रहा है टू सम चाइनीज़ एनबीएफसीज। कुछ चाइनीज़ एनबीएफसीज को पेटीएम डेटा लीक कर रहा है कस्टमर्स का। ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा फेस किया होगा, फील किया होगा कि नहीं है हमें लोन की ज़रूरत बट फिर भी कॉल आ रहा है कि जी लोन ले लो, तो उनके पास हमारा नंबर कैसे पहुंचा। ठीक है, या चलो किसी को लोन की ज़रूरत है, उसने लोन मान लीजिए अप्लाई किया एसबीआई बैंक के पास, या उसने लोन अप्लाई किया से पेटीएम के थ्रू ही। ठीक है, तो हमारा पैन कार्ड या हमारा सिबिल स्कोर का डेटा पेटीएम के पास ही रहना चाहिए था। मैंने पेटीएम से लोन अप्लाई किया था, लोन पास हुआ नहीं हुआ वो चलो बात की बातें। उसके बाद भी अब मुझे एचडीएफसी से भी फ़ोन आ रहा है, एक्सिस बैंक से भी फ़ोन आ रहा है, पीएनबी से भी फ़ोन आ रहा है कि जी लोन ले लो या क्रेडिट कार्ड ले लो। तो इसका मतलब हमारा डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स आ रहे हैं, डेटा जो है वो लीक हो रहा है। तो 2022 में पेटीएम पर ये बहुत एलिगेशन लगे कि पेटीएम जो है वो डेटा लीकिंग में जा रहा है। तो आरबीआई ने अगेन फिर एक कमेटी बनाया और उन्होंने बोला कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए हम कुछ नॉर्म्स एस्टैब्लिश कर। ठीक है, तो इसमें पहले मीनिंग लिख लीजिए क्या है पेमेंट एग्रीगेटर्स। अ पेमेंट एग्रीगेटर इज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अ पेमेंट एग्रीगेटर is a third party service provider that enables customers and business entities to make and receive payments, to make and receive payments। ठीक है, अब क्यों इन्हें एग्रीगेटर बोला गया कि ये हर तरह की बैंकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। दे सपोर्टिंग यूपीआई, दे सपोर्टिंग डेबिट कार्ड्स, दे सपोर्टिंग क्रेडिट कार्ड्स, दे इवन सपोर्टिंग ईएमआईज, इसलिए इनको एग्रीगेटर बोला गया। ठीक है, कि क्यों इनका नाम पेमेंट एग्रीगेटर पड़ा है, बिकॉज दे आर एग्रीगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स इन देयर पोर्टल। ठीक है, अब क्या नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स लिखते हैं। व्हाट आर द नॉर्म्स। क्या आरबीआई ये ड्राफ्ट नॉर्म्स लॉन्च कर रहा है। आरबीआई पब्लिशेस 2 वर्किंग पेपर्स। आरबीआई पब्लिशेस 2 वर्किंग पेपर्स फर्स्ट पेपर डील्स विद ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स। फर्स्ट paper deals with offline payment aggregators। ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कौन होगा? ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कौन होगा? बजाज फाइनेंस, वेरी गुड। और कोई गवर्नमेंट एंटिटी, कोई गवर्नमेंट एंटिटी जो ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं? हाँ जी, वेरी गुड, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, फीस सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, और पोस्ट ऑफिस जो है वो एसबीआई के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो चाहे कोई ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है उनके लिए भी रूल्स आए हैं। तो फर्स्ट वर्किंग पेपर जो है उसमें ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए रूल्स हैं, एंड सेकंड वर्किंग पेपर फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स, and second working paper for online payment aggregators। ठीक है, देन लिखिए both these papers propose to strengthen the financial ecosystem's safety। Propose to strengthen
the financial ecosystem's safety by expanding instructions related to KYC norms, related to KYC norms, due diligence for onboarding the merchants, due diligence for onboarding the merchants sorry and operations in escrow accounts and operations in escrow accounts. Escrow, 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 escrow accounts. ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट तो आपको केवाईसी नॉर्म्स वाला तो चलो आपको क्लियर होगा, क्लियर है। केवाईसी नो योर कस्टमर, तो जो भी वो हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड रन कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो डेटा लीक ना हो उसके लिए केवाईसी कुछ नॉर्म्स बताए गए कि भाई जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो डेटा अपने पास ही संभाल के रखेगा। ये सिंपल पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ड्यू डिलिजेंस फॉर ऑनबोर्डिंग मर्चेंट्स। ठीक है, अब हम किसी शॉप पर जाते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा है, वेदर उनके पास जो वो पेमेंट वाला स्पीकर सा पड़ा है वो या तो पेटीएम का होगा या फ़ोनपे का होगा या गूगल पे का होगा, किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर का उनके पास ये पेमेंट रिसीविंग, इसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बोलते हैं या पेमेंट सेल ऑफ पॉइंट सिस्टम। ये सॉरी ऑपोजिट लिखा गया, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, जो मशीन सी है इनकी जहाँ पे हम पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पीओएस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बोलते हैं। अब वो किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर ने मर्चेंट को प्रोवाइड किया है तो उसने अपने पास पहले मर्चेंट का अकाउंट ओपन किया होगा। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल सेंस में मैं आपको बताऊं, अगर मैंने किसी मर्चेंट के पास पेमेंट किया, ठीक है, से हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया, उसका पेमेंट किया ऑनलाइन, ठीक है, तो मान लीजिए उनके पास जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो पेटीएम है, तो पेटीएम ने पहले उनको अपने पास रजिस्टर किया होगा एज अ मर्चेंट और उनका मर्चेंट अकाउंट ओपन हुआ होगा। और आज की डेट में शाम को 7 बजे तक जितने भी पेमेंट्स उनको रिसीव हुए हैं वो उनके नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट होगा अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। ये इस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है, तो वो पेमेंट, इसलिए भी इनका नाम पेमेंट एग्रीगेटर है, वो पेमेंट को एग्रीगेट करके शाम को 7 बजे तक की ट्रांजैक्शंस को क्लैरिफाई करके बैंक्स के साथ कुछ ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह गए या कई बार 2 ट्रांजैक्शन हो गए तो कस्टमर ने अपने बैंक को बोला कि जी 2 ट्रांजैक्शन हो गए, 1 ट्रांजैक्शन वापस करो, वो शाम को 7 बजे तक ये सारा कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इनका वर्किंग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे किसी मर्चेंट का बैंक अकाउंट ओपन करना है, सिर्फ कस्टमर का ही आपको डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ध्यान में रखना, मर्चेंट का भी आपको डेटा सिक्योरिटी कैसे संभाल के रखना है। एंड व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर द मर्चेंट, कि वो किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर रहा है पेमेंट एग्रीगेटर के साथ, उसके लिए कुछ ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्म्स कितने हैं, 16-17 नॉर्म्स हैं, पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड वन, एस्क्रो अकाउंट्स का ऑपरेशन। तो एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं?
एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ एस्क्रो अकाउंट्स को। से फॉर एग्जांपल ए भैया ने एक लैंड परचेज करना है, ठीक है। बी भैया रियल एस्टेट ऑनर है, ठीक है। ये लैंड परचेज करना चाहते हैं ए भैया, बी भैया अपना लैंड सेल करना चाहते हैं। ऑलराइट, अब बी भैया ने तो लैंड सेल करना है, ए भैया ने लैंड परचेज करना है। ए भैया ने कहा कि मेरे से कुछ टोकन अमाउंट ले लीजिए आप, ठीक है। मैं आपसे लैंड परचेज करूंगा से 1 महीने बाद, ठीक। मान लीजिए जितना भी इनका डील हुआ, 1 करोड़ का डील हुआ। उन्होंने कहा जी अभी मेरे से ऑन मोमेंट आप 1 लाख रुपया ले लो टोकन अमाउंट के रूप में, बाकी का 99 लाख मैं आपको 1 महीने बाद प्रोवाइड करूंगा, जमीन मेरे नाम कर देना, ठीक है। अब बी भैया उस 1 लाख के चक्कर में 1 महीने के लिए रुक के नहीं रह सकते कि मैं अपनी ज़मीन ना सेल करूं, ठीक। तो उन्होंने ए भैया को कहा कि क्या श्योरिटी है कि तुम 1 महीने बाद पेमेंट करोगे ही करोगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा बैंक है, ठीक है, मान लीजिए ए भैया का अकाउंट है पीएनबी में, तुम अपने बैंक में 50% ऑफ दिस डील का जो अमाउंट है, तो 50 लाख रुपए तुम इस अकाउंट में रख दो और बैंक को ये निर्देश दे दो कि ये 50 लाख रुपए 1 महीने के लिए ब्लॉक रहेंगे, चाहे ए खुद निकलवाने आ जाए, ए नहीं निकाल सकता। ऐसा अकाउंट अगर कोई ओपन होगा, इसे बोला जाएगा एस्क्रो अकाउंट। समझ लगा? अब इसकी अंग्रेजी लिख लो, क्या होता है एस्क्रो अकाउंट। नहीं, बी को सीधे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होंगे। बी के पास एक श्योरिटी है दैट यस ए भैया के पास कैश है पेमेंट करने के लिए। हाँ के हाँ जी, अरे नहीं, चेक बाउंस। अब फिर बात तो ये है कि बी भैया फिर या तो टोकन मनी ना पकड़ते, बोलते भाई ठीक है 1 महीने बाद आएगा तो देख लेंगे, जमीन हुई तो बेच दूंगा तेरे को। वो तो फिर झटका सौदा भी तो चलूगा। है ना। वो बी भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तो ठीक है मैं टोकन मनी ही नहीं पकड़ता भाई, 1 महीने बाद 1 करोड़ रुपए लेके आ जियो, अगर मेरे पास उस टाइम जमीन हुई तो तेरे को बेच दूंगा, नहीं तो 1 महीने में किसी और कोई और सौदा लेके आ गया तो उसको बेच, ठीक है। अब ये तो बी के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टोकन अमाउंट पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। टोकन अमाउंट के केस में दिक्कत रहती है ना कि अगर बी भैया बाद में मुकर जाए खुद कि मैं नहीं ज़मीन सेल करना चाहता ए को, ठीक है, तो फिर बी भैया को 50% अमाउंट टोकन की रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक, सॉरी डबल अमाउंट टोकन की रिटर्न करनी पड़ेगी, फिर उसको 2 लाख रुपीज़ रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, जो रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली चलता है, लीगल नहीं है। प्रैक्टिकली ये चलता है। हाँ वो एक व्यवहारी के लिए बनी हुई है। ठीक है। अब उसमें पॉइंट ये रहेगा ना कि जो टोकन अमाउंट प्रोवाइड किया गया 1 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपया डील की गई, ठीक है, तो वो 1 करोड़ रुपया जो लैंड की डीलिंग हुई है वो मार्केट रेट पे हुई है। फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्री चेक करेंगे क्या इसका इतना रेट है या नहीं, क्या सही डील हुई है, वो फिर इतना मत्था मारना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये विश्वास पे चल रहा है सारा सिस्टम, बट विश्वास में विश्वासघात ना हो तो एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अरे कई बार ऐसा होता है ना कि एक सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि शोरूम में गए, कोई कपड़े देख रहे हैं, बट पता नहीं क्यों सेल्समैन को ऐसा लगा मेरी शक्ल देख के कि यार ये गरीब सा है, ये खरीद नहीं पाएगा, फिर उत्थे जड़ दी अणख जाग जाती है कि साला सेम रंग दियां सेम साइज दियां 5-6 लेके जाऊंगा मैं तेरे तो, तू भी की याद रखेगा। है ना। तो श्योरिटी भी तो चाहिए ना कि भाई की जेब में पैसा है,
ठीक, हाँ जी, अब बताइए क्या डाउट है आपका? नहीं, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। नॉर्मल अकाउंट तो सेविंग अकाउंट ही है, फिर इसको एस्क्रो अकाउंट नाम क्यों दिया हमने? एक सेपरेट अकाउंट एस्टैब्लिश किया जाएगा अपने बैंक के साथ, कि हाँ भाई किसी भी बैंक के साथ कर सकते हो आप, ये जो नहीं है कि जहाँ आपका पहले अकाउंट है वहीं ओपन करना है, दूसरे बैंक के साथ भी कर सकते हो। अरे इसी में से तो पैसा निकाल के पेमेंट करेगा। हाँ बस फिर अकाउंट बंद, प्लस। यस, बैंक को ये टाइम बताना पड़ेगा कि कब तक मैं ये पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा, और अगर मैं करने आ भी जाऊं तो भाई तू भी मेरे को विड्रॉ करने मत देना। मेन जो इम्प्लीमेंटर बॉडी है वो तो आरबीआई है, पर बैंक से आप ओपन करेंगे ना। ठीक, अच्छा तो इस, हाँ जी, बिल्कुल, वही तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आपकी जेब में पैसा है भी कि नहीं, यही तो देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका अंग्रेजी में मीनिंग लिख लो। इट इज अ लीगल अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट का मीनिंग लिख लो, इट इज अ लीगल अकाउंट डिस्क्राइबिंग ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट। इट इज अ लीगल अकाउंट डिस्क्राइबिंग ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट whereby whereby an asset, it is a legal account describing a financial agreement whereby an asset or money is held by a third party, is held by a third party on behalf of the two parties। ऐसा लिख लीजिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ द टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ऑन बिहाफ ऑफ द टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ठीक है, अच्छा, एस्क्रो अकाउंट की शुरुआत होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, कैसे? कि अगर ए भैया बोले कि हमें मस्टैंग परचेज करनी है, ठीक है, इन्होंने यूएसए में कॉल किया कि मस्टैंग भेज दो, यूएसए वाले मस्टैंग भेजेंगे, पर यूएसए के पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि भाई के अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये पेमेंट करेगा। तो वो हमसे बोलेंगे कि आप अपना कोई एस्क्रो अकाउंट ओपन करो और हमारे पास उस एस्क्रो अकाउंट का डिटेल भेजो, ताकि हम भी श्योर हो जाएं कि गाड़ी को शिप में रख के आपके पास ट्रांसपोर्ट करें। यस, वो इसके दो टाइप्स हैं, वो आगे एस्क्रो के दो टाइप्स हैं, ऑस्त्रो एंड नॉस्त्रो। वस्त्रो एंड नॉस्त्रो, वस्त्रो में आर्स, नॉस्त्रो में योर्स। ठीक है, ओके, समझ लगा सर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। आज ना आपका साइंस का क्लास 11 बजे है। ठीक है, तो साइंस का क्लास आपका 11 बजे है, तो हम थोड़ा 10-15 मिनट क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं पढ़ना? ऐसे जॉम्बी की तरह क्यों देख रहे हो मुझे कि खा जाए? ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन ट्रेड होंगे उनको बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, और उसके लिए जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना होगा उसको बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कोई ग्रो नाम की ऐप है जिससे
मैंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं या म्यूचुअल फंड परचेज किया हुआ है। तो ग्रो ऐप क्या बन जाता है अपने आप में? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आरबीआई और सेबी कुछ रूल्स बता रहे हैं, तो लिखिए, आरबीआई प्रपोज्ड a revised regulatory framework. RBI proposed a revised regulatory framework to increase the integration of onshore to increase the integration of onshore and offshore electronic trading. To increase the integration of onshore and offshore electronic trading. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनशोर ट्रेडिंग? ऑनशोर का मतलब क्या होता है? हमारी ही जमीन पर ऐसा सा कुछ है ना। अब यहाँ पर जब हम ऑनशोर ट्रेडिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट इंडियन सिटीजन इंडिया में ही बैठकर इंडिया की ही किसी कंपनी का ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, दैट इज ऑनशोर ट्रेडिंग। एंड फॉर ऑफशोर ट्रेडिंग, फिर इसके दो मीनिंग बढ़ जाएंगे। इंडिया का पर्सन इंडिया में बैठ के फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद रहा है, और फॉरेन का पर्सन फॉरेन में बैठ के इंडिया के शेयर खरीद रहा है। ठीक है, ऑनशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए आरबीआई कुछ नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? 2024 में जनवरी के आसपास आरबीआई ने अलाउ कर दिया जो भी एनआरआईज या जो भी विजिटर्स, जो टूरिज्म विजिटर्स हैं इंडिया में एंटर कर रहे हैं, वो यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया जो भी एनआरआईज या टूरिज्म विजिटर्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं वो यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई पर्सन न्यूजीलैंड से आ रहा है, इंडिया में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड का एक बैंक है एएनजी बैंक। ठीक, इन भाई साहब का एएनजी बैंक में बैंक अकाउंट है। ठीक है, इनको लगा कि मेरे को एक महीना घर पे इंडिया में कुछ काम है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पेमेंट मैकेनिज़्म में ज़्यादा इनको गड़बड़ ना हो, ख़राबी ना हो, तो इन्होंने न्यूजीलैंड में अपने एएनजी बैंक को बोला कि आप मेरे लिए एक नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करो। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? कि ये भैया अपने बैंक अकाउंट में न्यूजीलैंड डॉलर में पैसा डिपॉजिट कराए। ठीक है, मान लीजिए कोई मिस्टर के नाम का पर्सन है, ये एएनजी बैंक में न्यूजीलैंड डॉलर में पैसा जमा कराए। ठीक है, इनको ये भी डर था कि शायद कोई एरोप्लेन में थप्पड़ मार के मेरे से कैश ना लूट के ले जाए। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने अपने डॉलर एएनजी बैंक में सबमिट कर दिए। एएनजी बैंक को बोला कि आप एक नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर दो,
मान लो SBI के साथ, ठीक है। SBI के साथ ANG बैंक ने एक नोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लिया। नोस्ट्रो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है योर्स, ठीक। तो ANG वालों ने न्यूजीलैंड डॉलर ट्रांसफर किए SBI को, ठीक है। और SBI अलाउ करेगा जब भी मिस्टर के इंडिया में आएंगे कि भाई तुम मेरे पास आके कैश निकलवा के ले जाना। प्लस RBI ने ये अलाउ कर दिया कि तुम UPI इस्तेमाल कर सकते हो। तो SBI को बोल दिया कि इनका 1 महीने के लिए टेम्परेरी अकाउंट खोल दो जिसमें ये UPI ऑपरेट कर सके। समझ लगा सर? यस सर, बस यहाँ वस्त्रों आना था, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आई? तो ये भैया को इतना टेंशन नहीं लेना पड़ा कि मुझे पहले न्यूजीलैंड डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, वो भी पंगा सॉल्व हो गया। दूसरा पंगा ये भी सॉल्व हो गया कि कोई थप्पड़ मार के कैश चुरा के नहीं ले जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र चल रहा है, ठीक है। तीसरा ये भी पंगा सॉल्व हो गया कि जब मैं इंडिया में आऊँगा तो मुझे कैश नहीं कैरी करना पड़ेगा, RBI ने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं UPI का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब वो RBI ने उनको अलाउ कर दिया कि आप UPI का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है उसके मन में आ जाए कि चलो 1 महीना यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर लें, कोई डेरिवेटिव्स खरीद लें, कोई बेच दें, ठीक है, कुछ गाल दिया करांगे, कुछ मंगा लिया करांगे, व्यापार चलता रहूगा तो कुछ पैसा कमा लें, ठीक है। तो उस केस में RBI कहता कि हम कोई ड्राफ्ट नॉर्म्स लेके आएंगे कि कैसे ऑनशोर या ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए दैट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स can be any electronic system of trading, can be any electronic system of trading excluding recognized stock exchanges, excluding recognized stock exchanges, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में काम कर रहे हैं। जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस होंगी उनको अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी डेवलप करने होंगे, ये ज़रूरी है। अब से फॉर एग्जांपल हमारा पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम ही क्यों नहीं है, पेटीएम पर भी आप पेटीएम मनी के नाम से उन्होंने अपना एक सिस्टर कंसर्न बनाया हुआ है जहाँ पे आप शेयर सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका कोई फिजिकल ओरिजिन नहीं है, इनका एक ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जहाँ पे बैठ के सारे अपने ऑपरेशंस और आईटी को हैंडल कर रहे हैं। पर आज सच कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने जी पेटीएम को थोड़ी शेयर खरीदे हैं और मुझे सही नहीं लग रहा और मैं पेटीएम को जाके पकड़ लूँ, पेटीएम के शेयर मार्केट को पकड़ लूँ, पेटीएम का अपना कोई शेयर मार्केट नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन जरूर कर लिया अपना सेबी के पास, बट इनको जो रजिस्ट्रेशन मिला है वो एज ए ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन मिला है, एज अ स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। ये अपने आप में स्टॉक मार्केट नहीं है, ये अपने आप में स्टॉक ब्रोकर हैं, ये आगे आपकी हेल्प करेंगे स्टॉक खरीदने के लिए और ये अपना कमीशन चार्ज करेंगे। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होगा उसमें सिर्फ हमने वही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेना है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम कर रहा है, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को नहीं लेना, क्योंकि रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का ये सेबी का रूल है कि उनका ऑफलाइन दफ्तर होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NSE या BSE मुंबई में दलाल स्ट्रीट में इनके ऑफिस अवेलेबल है, ठीक है। ऑल राइट,
चलिए आगे लिखते हैं. सो अभी तक जितना लिखा ना वहाँ कोमा डाल के लिख लीजिए. वेयर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग वेयर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग eligible instruments are executed. Where transactions involving eligible instruments are executed. सिर्फ एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स के ही ट्रांजैक्शन यहाँ एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं. ठीक है. अब एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट होगा क्या? एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो सकता है जिसकी सेबी ने आपको परमिशन दे दी कि आप सिर्फ यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हो ऑनलाइन मैनर में. ठीक है. से मान लीजिए जैसे हमने अभी ग्रो का एग्जांपल लिया. ग्रो कंपनी ने सोचा कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएं. वो सेबी के पास गए ब्रोकर के रूप में रजिस्टर होने के लिए. सेबी ने उनको ब्रोकर बनने का लाइसेंस दे दिया. जब सेबी ने उनको ब्रोकर बनने का लाइसेंस दिया, सेबी ने कहा कि आप डेरिवेटिव्स में मतलब फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करवा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड करवा सकते हो, आप डिबेंचर्स में ट्रेड करवा सकते हो, आप शेयर्स में ट्रेड करवा सकते हो, बट आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड नहीं करा सकते. तो अब यहाँ पे 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स एलिजिबल हुए ग्रो के लिए: शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स. बॉन्ड्स उनके लिए इनएलिजिबल इंस्ट्रूमेंट रह गया. सही. तो सेबी बताएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील कर सकता है. ठीक है. देन लिखिए नेक्स्ट. इन दिसंबर 2024 RBI took over offshore electronic trading oversight from SEBI by issuing master directions RBI इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डायरेक्शंस 2024. ठीक है. तो 2024 से पहले सेबी ही देख रहा था चाहे ऑनशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है या ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है. ठीक है. अब आरबीआई कहता कि ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है ना, तो उसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी कई बार आ जाती हैं. एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाली पेमेंट्स भी आ जाती हैं, फिर जिसमें फॉरेक्स आ जाता है और फॉरेक्स का करता धरता मैं हूं, तो ऑफशोर ट्रेडिंग भी मुझे ही संभालने दो. तो 2024 में आरबीआई ने सेबी से ये ओवरसाइट करने की पावर अपने पास ले ली, जिसमें ऑफशोर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही. क्लियर? ठीक है. ऑल राइट. सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. एक लास्ट पॉइंट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. इसमें बस 4 लाइनें लिखनी है और कुछ नहीं, इसको समझाने वाली बात नहीं है. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, आरबीआई ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी साल में 2 बार बनता है, जुलाई में और दिसंबर में. लास्ट जो दिसंबर 2024 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया, तो इसमें बताया कि कितनी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, या फॉरेन से कितनी पेमेंट्स आई फॉरेक्स रिजर्व में. तो उसका कुछ डेटा है, तो उसमें कोट कर लीजिए. आरबीआई with the help of
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट RBI with the help of Bank for International Settlement, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। कौन सा था ये BIS? कौन बताएगा? अच्छा, रेज योर हैंड। BIS पता है कोई चीज़, ये कोई बला है? 1 2 3 4 5 6। तो किसको नहीं पता कि BIS कोई बला है? पता ही नहीं कि क्या चीज़ है, या उड़ गया दिमाग से? 1 2 3, चलो ये ज़्यादा है। अच्छा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट्स को सेटल किया जाए। बाद में लेटर ऑन, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट्स हैं वो IMF ने टेक ओवर कर ली थी, तो इसका थोड़ा रोल कम हो गया। फिर लेटर ऑन 1988 में इसका रोल अगेन बढ़ा, जब इन्होंने कैपिटल एडिकेसी रेशो के नॉर्म्स, जिन्हें हम बेजल नॉर्म्स बोलते हैं, वो प्रोवाइड किए। ठीक है, तो बेजल नॉर्म्स से रिलेटेड है BIS। ठीक है, दफ्तर कहाँ है इनका? बेजल सिटी में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, ओके। तो RBI विद द हेल्प ऑफ BIS innovates a hub for cross border payments, innovates a hub for cross border payments in 2023 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, when India is leader for G20, when India is leader for G20। 2023 में इंडिया को मेन लीडर के रूप में चुना गया था G20 ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब इंडिया G20 का लीडर था, ठीक है, ये आप IR में पढ़ेंगे वैसे ज़्यादा, कि जब इंडिया G20 का लीडर था तो इंडिया ने कौन कौन से सबमिट्स किए और कौन कौन से ऑपरेशंस लॉन्च किए। तो उसमें एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का भी एक मिशन था, जिसको हम टैक्स स्पिरिट के नाम से जानते हैं, मिशन टैक्स स्पिरिट या ऑपरेशन टैक्स स्पिरिट। ठीक है, जब इंडिया 2023 में G20 का लीडर है तो वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एक हब क्रिएट करना चाहता है, मिशन टैक्स स्पिरिट के नाम से। किसकी हेल्प के साथ? BIS की हेल्प के साथ। टैक्स स्पिरिट। ठीक है, इसमें लिखिए नहीं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का ही है ये तो बस के हब क्रिएट किया, उससे रिलेटेड एक पॉइंट था। देन लिखिए द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड विद इन इंडिया, from India and within India stood at $100 trillion and can be grown to $290 trillion worldwide by 2030। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रहा है, वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसमें अब RBI कहता कि हम इंडिया से कैसे लीगल फॉर्म में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें लिखिए इंडिया साइंड MOUs with
MOU, Memorandum of Understanding. India signed MOU with Mauritius, Singapore, UAE, Nepal and Bhutan, so that they can also implement UPI, so that they can also implement UPI. तो इंडिया का यूपीआई अब सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान और मॉरिशस में चलेगा। मॉरिशस में चलना शुरू हो गया है, ठीक है। बाकी चारों कंट्रीज में 1 अप्रैल 2025 से चलना शुरू होगा। हाँ, जरूरी नहीं है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में अगर आपके किसी दोस्त ने कनाडा में बैठे हुए आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, वो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ही है, ठीक है। वो जैसे कनाडा का एग्जांपल बताता हूँ। कनाडा जैसे हमारे यहाँ गूगल पे या फ़ोन पे है, वहाँ पे एक रेमिटली के नाम से ज़्यादा महंगाई हुई है पेमेंट, मतलब रेमिटली के नाम से ज़्यादा उनका एक पोर्टल चलता है, पेमेंट पोर्टल है, ठीक है। तो अब रेमिटली में एक पेमेंट ओरिजिन किया गया इंडिया में पैसे भेजने के लिए। इंडिया में उन्होंने जो अकाउंट वेरिफिकेशन कराना है, वो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई के अंडर एक पोर्टल बना हुआ है स्विफ्ट के नाम से। तो ये सिर्फ अकाउंट वेरीफाई करेगा आपका। बाकी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा वो रेमिटली और से हमारे बैंक के बीच में होगा, ठीक है। ओके, यस। क्या चीज़? वो एनपीसीआई का एक प्रोग्राम है, वो लिख लीजिए। दिस इंटरनेशनल यूजेज ऑफ यूपीआई, this international usage of UPI will be handled by NPCI. This international usage of UPI will be handled by NPCI, that is National Payment Corporation of India. NPCI under a separate entity, as NPCI International Payments Limited, as NPCI International Payments Limited, ठीक है। तो यूपीआई हमारा फॉरेन में भी इस्तेमाल होगा, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। तो यूपीआई इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस कौन देख रहा है? एनपीसीआई देख रहा है। फॉरेन में इस्तेमाल होएगा, वो भी एनपीसीआई देखेगा। पर उसके लिए एनपीसीआई ने अपनी एक और सिस्टर कंसर्न एस्टैब्लिश कर दिया, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, इंडिया साइंड MOU with UAE. India signed MOU with UAE for the use of CBDC. ठीक है। तो इंडिया का CBDC अब यूएई में भी इस्तेमाल होगा। उसके लिए इंडिया और यूएई ने MOU एक साइन किया, वह CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। ओके सर, सो आई होप आज आपके बैंकिंग के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। लेट मी चेक। हाँ जी, आज आपके ना बैंकिंग के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। कल से
थोड़े कैपिटल मार्केट के करंट अफेयर, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हैं, ठीक है, और साथ ही में कुछ इंडस्ट्री के करंट अफेयर्स। क्लियर? ऑल राइट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब? ठीक है, यही दो। इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल मार्केट है, और कुछ रिलेटेड पोर्शन रिलेटेड टू लेबर सेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें नोबेल प्राइज वगैरह डिस्कस करना। जी, अगर अगर इस सैटरडे को मैं क्लास ले लेता हूँ से 2 आवर्स का, तो शायद इस सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।